ये वाली एपिसोड उसी सीन से शुरू होती है। एलिसन जो कि इस वक्त एक साउंड बैरियर को तैयार करके रोडिन से बोलने लगता है कि शायद से हम लोग सेली के माता पिता को कभी भी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। माचो मैन के साथ साथ जो क्रेग सिटी का काउंट है उन्होंने भी यही बात बोले कि सेली को कोई नहीं जानता और तो सेली को कोई भी ढूंढते हुए भी नहीं आया। रोडिन एलिसन की इन सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कोई एक सिंगल पर्सन भी सेली को नहीं जानता। आगे से एलिसन इस वक्त परेशान होते हुए बोलता है, रोडिन तुमने कहा था कि सेली तुमको विलेज के बाहर फॉरेस्ट में मिली थी और अभी विंटर भी चल रही है। रोडिन क्या तुम्हें इस बात के बारे में पता है, कभी कभी गरीब लोगों के पास जब खाने को कुछ नहीं होता तब उन्हें पेट भरने वालों की गिनती घटानी पड़ती है। रोडिन भी इस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। बोलती है, एलिसन क्या तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि सेली को अबेंडन कर दी गई है। तो आगे से एलिसन बोलने लगता है कि मुझे इसके बारे में उतना भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि ऐसी हादसाओं से याददाश्त खो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो असली मुद्दा है वो है कि अगर हम लोग आगे जाके सेली के माता पिता को खोजने में नाकाम हो जाते हैं तो हम लोगों को आगे जाके क्या करना चाहिए। क्या हम लोग को सेली को हम लोगों के साथ ही रखना चाहिए या फिर उसको किसी एक अनाथ आश्रम में भेज देना चाहिए। एलिसन की इन बातों को सुनने के बाद इस समय रोडिन उदास होते हुए अपने मन में सोचने लगती है कि ये जगह सिर्फ मेरे और एलिसन के लिए है, लेकिन आगे से अगर हम लोग को सेली के साथ इस जगह को शेयर करना पड़ा। रोडिन अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रही थी। इसी समय सेकंड फ्लोर से बहुत ही तेज कुछ टकराने की आवाज आती है। एलिसन भी इस आवाज को सुनने के बाद बोलता है कि अरे यार आप ये क्या पागलपन है। रोडिन अभी बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा होते हुए ऊपर की ओर आती है। रोडिन एंड एलिसन दोनों ही जब किचन के अंदर देखता है तब वे दोनों देखते हैं कि यहाँ पे तो सेली है जो कि यहाँ पे खाना बनाने की कोशिश कर रही है। सेली अभी बोलने लगती है कि मैं हमेशा से पैनकेक खाते हुए आ रही हूँ, लेकिन मैं भी तुम लोग के लिए पैनकेक बनाना चाहती हूँ। सेली की इस बात को सुनने के बाद एलिसन भी अभी अपने मन में सोचने लगता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार उस दिन सेली किस कारण के लिए किचन में झाँक झाँक के देख रही थी। इसी समय रोडिन जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ सेली से पूछने लगती है, तुम्हें पैनकेक बनाने के लिए अंडे कहाँ से मिले। सेली बोलती है, मैं उस वक्त जब मुर्गे को पकड़ रहा था तब उसके घोंसले से 2-4 अंडे उठा ली थी। सेली की इन सभी बातों को सुनने के बाद रोडिन अभी जैसे ही नीचे की ओर देखता है तो वो देखता है कि टूटा हुआ प्लेट और इसके साथ ही नमक का बोतल नीचे की ओर बिखर के पड़ा हुआ है। रोडिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बोलती है, मैंने अपना डिसीजन तय कर लिया और इसके साथ ही सेलिया को उसको फॉलो करने के लिए बोलती है। रोडिन को अभी सेलिया को यहाँ से लेके जाते हुए देखने के बाद एलिसन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। बेचारा बोलने लगता है कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। मैंने जैसा सोचा था रोडिन की रिएक्शन तो उससे भी ज्यादा अलग निकली। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को जंगलों के अंदर उसी प्रिजनरों को दिखाए जाते हैं जो लोग गार्ड के सामने सेली के बारे में कुछ बातें करने के लिए अपने मुंह को खोला था, लेकिन उसके कारण अभी इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जा रहा होता है। दोनों भाई बहन अभी बहुत ही ज्यादा मार खाने के बाद रोते हुए बोलने लगते हैं कि प्लीज हम लोगों को और मत मारो, हम लोग आगे जाके और ऐसा नहीं करेंगे। तो इस समय वही घोड़ा गाड़ी वाला बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ इन दोनों से बोलने लगता है कि तुम दोनों कमीने, तुम लोग को क्या लगता है कि तुम दोनों किसके साथ पंगा ले रहे हो। अगर तुम अपने मुंह को ऐसे ही केयरलेसली दोबारा से ओपन किए तो मैं तुम्हारे जीभ को खींच के बाहर निकाल लूंगा। इसी वक्त हम लोगों को वही 5th क्लास मैजिशियन को देखने के लिए मिलता है जो कि इस वक्त अंग्रेजियां लेते हुए घोड़े गाड़ी वाला से बोलने लगता है कि अरे बंद करो साहब, उन दोनों को कैरेज में बिठाओ और वैसे भी ये दोनों बच्चे हैं तो हम लोग इन लोग को जान से मार भी नहीं सकते। मैजिशियन के इतना बोलने के साथ ही इन दोनों को दोबारा से पिंजरे के अंदर डाला जाता है और यहाँ पे इन दोनों की हालत तो आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ज्यादा खराब होकर रखी है। अभी तो इन दोनों को देखने के बाद जो मैजिशियन है वो घोड़ा गाड़ी वाला से बोलता है, लगता है तुमने इन दोनों को कुछ ज्यादा ही मार दिया, इन दोनों की बॉडी पूरी तरीके से सुन पड़ चुकी है। तो घोड़ा गाड़ी वाला बोलता है, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, समय के साथ साथ ये दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी घोड़े गाड़ी के अंदर ये दोनों भाई बहन सेली ने जो गाना गाया था उसे ही गाने लगता है। सीन अभी तो बड़ा से चेंज हो जाता है। जंगल के अंदर सेली और रोडिन को दिखाए जाते हैं। सेली इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए रोडिन से पूछने लगती है, आपको और ओपा को परेशान करने के लिए क्या आप मेरे से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो। सेली की इस बात के रिप्लाई में कुछ ना बोलता हुआ अभी रोडिन बोलती है, यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये जानता हो कि तुम कहाँ से आई हो और मेरा मतलब तुम्हारा पेरेंट ग्रेग सिटी के अंदर नहीं है। रोडिन की इस बात को सुनने के बाद मानो सेली की पैरों तले जमीन पूरी तरीके से खिसक गई हो। बेचारा सेली इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगती है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे कोई भी नहीं ढूंढ रहा है। सेली अभी परेशान होते हुए अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रही थी। इसी समय रोडिन सेली से बोलने लगती है, तो इसका मतलब क्या है पता है तुम्हें, आज के बाद से
तुम हम लोगों के साथ नीचे आओगे और जितने भी लोग आएंगे उनको हम लोगों के साथ खाना सर्व करोगे। सेलिया बोलती है लेकिन आपने तो कहा था कि नीचे जब गेस्ट आएंगे तब मुझे नीचे नहीं आना है। तो आगे से रोडिन बोलने लगती है, तब मैंने इसलिए कहा था क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता था कि तुम आगे जाके हम लोग के साथ ही रहने वाली हो। हाँ सेलिया, आज के बाद से तुम हम लोग के साथ ही रहोगे। तो आखिरकार तुम किचन का काम क्यों नहीं सीखते? इतना सब कुछ बोलने के साथ ही रोडिन अभी सेलिया को अपने बाहों से लगा लेता है और बोलती है, सेलिया आज के बाद से तुम हम लोग के साथ हमेशा रहने वाली हो, हमेशा हमेशा के लिए। रोडिन की बातों को सुनने के बाद सेलिया की आंखों में आंसू भर जाती है और इसी के साथ ही इस वक्त हम लोग को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक सिनेरियो को दिखाया जाता है जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। कुछ देर बाद इस वक्त हम लोग को सेलिया और रोडिन को एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए इधर उधर घूमते हुए दिखाए जाते हैं। इसी वक्त कैमरा एंगल जैसे ही ऊपर की ओर जाता है हम लोग को आसमान में एलिसन को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से इन सब चीजों को छुप छुप के देख रहा होता है और बोलता है कि मैं फालतू में ही चिंता कर रहा था। नीचे की ओर रोडिन अभी सेलिया को लेके सामने की ओर चलते चलते बोल रही होती है कि कल मैं तुमको हम लोग के वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी से इंट्रोड्यूस कर पाऊंगी। लेकिन अचानक से सेलिया को कुछ होने लगती है। वो इस वक्त सामने की ओर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगता है, बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। रोडिन सेलिया की ऐसी हालत को देखने के बाद उसे पूछने लगती है, सेलिया क्या तुम ठीक हो? आखिरकार क्या हुआ तुम्हारे साथ? सेलिया बोलती है, मेरी मेमोरी मुझे कुछ कुछ याद आ रही है। मैं पहले भी इस रास्ते से एक बार गुजर चुका हूँ। मैं किसी से यहाँ पे मिलना चाहती थी। सेलिया की अचानक से इन सभी बातों को सुनने के बाद रोडिन भी परेशान होते हुए सेलिया से पूछने लगती है, सेलिया क्या तुम इस जगह पे किसी से मिलने का वादा किए थे? सेलिया आगे से इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा पैनिक होता हुआ रोडिन से बोलती है, प्लीज आप उस तरफ मत जाओ, उस तरफ बहुत खतरा है। सेलिया की इतना बोलने के साथ ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को इस वक्त एलिशन की ओर का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त रेस्टोरेंट के अंदर साफ सफाई कर रहा था। रोडिन इस वक्त एलिसन को सेलिया की जो मेमोरी है उसके बारे में बताने लगती है कि सेलिया को उसकी कुछ कुछ यादें आने लगी है। एलिसन रोडिन से पूछता है, सेलिया फिलहाल के लिए कैसी है? तो रोडिन बोलती है वो इस वक्त सेकंड फ्लोर पर रेस्ट कर रही है और अचानक से मेमोरी वापस आने के कारण वो इस वक्त कंफ्यूज है। रोडिन अभी यहाँ से जाते हुए एलिसन से बोलती है कि तुम उसके ऊपर नजर रखना, अगर तुम्हें लगे कि वो ठीक हो चुका है तो उसे लेके हम लोगों के घर के अंदर सुला देना। मैं जा रही हूँ उस रास्ते को दोबारा से चेक करने के लिए। रोडिन की ये बोलने के साथ ही सेकंड फ्लोर को दिखाया जाता है जहाँ पे इस वक्त हम लोग को सेलिया को दिखाई जाती है। सेलिया इस वक्त परेशान होते हुए बोलती है, मुझे सब कुछ याद आ चुकी है। और सेलिया के इतना बोलने के साथ ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को जंगल के वही रास्ते में रोडिन को दिखाई जाती है। रोडिन अभी इसी रास्ते से चलते चलते बोल रही होती है, क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जो कि रोडिन को जानता हो? जल्दी से बाहर आ जाओ। रोडिन अभी अपने मन में ये भी सोचने लगती है, शायद से मुझे उसे इस तरीके से नहीं पुकारना चाहिए क्योंकि उस वक्त सेली ने मुझे इस रास्ते से जाने के लिए माना किया था। रोडिन अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रही थी। इसी समय उसे वही घोड़ा गाड़ी दिखता है। घोड़ा गाड़ी के अंदर प्रिजनरों को देखने के बाद रोडिन इस वक्त अपने मन में सोचती है, तो इन सभी कैदियों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो इस वक्त रोडिन और ज्यादा ध्यान न देते हुए यहाँ से जाने लगती है। लेकिन इसी वक्त रोडिन को सेली का जो गाना है वो सुनाई देती है। रोडिन इस गाने को सुनने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। घोड़ा गाड़ी जो कि इस वक्त आगे की ओर जा रहा था वो अचानक से रुक जाती है। दोनों घोड़ा मिलके अभी गाड़ी को आगे की ओर खींचने की कोशिश तो करता है लेकिन गाड़ी एक इंच तक नहीं हिलती। तो एक्चुअली में अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि घोड़ा गाड़ी को तो इस वक्त रोडिन अपने हाथों से पकड़ के रखी है और तो और प्रिजनर से बोलती है, मुझे तुम लोगों से क्वेश्चन पूछनी है। रोडिन अभी अंदर की ओर वो दोनों तो भाई बहन है उनसे पूछने लगती है कि तुम दोनों आखिरकार इस गाने को कैसे जानते हो? अभी तो रोडिन की ऐसी ताकत और गुस्से को देखने के बाद वे दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इस वक्त रोडिन की बातों का वे दोनों कुछ रिप्लाई नहीं देता क्योंकि वे दोनों सामने की ओर जो घोड़ा गाड़ी वाला है उनसे बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं कि दोबारा से कुछ बोलने के कारण उन्हें मार ना मिले। रोडिन भी अभी इस बात को समझ जाती है और बोलने लगती है, क्या सामने की ओर वो जो दोनों है उनकी वजह से तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो? मैं कसम खा के कहती हूँ चाहे तुम दोनों कुछ भी आंसर दो वे दोनों तुम लोग के ऊपर एक उंगली भी नहीं उठा पाएंगे। सेली की इस बात को सुनने के बाद आगे से भाई बोलता है कि ये जो गाना है, लेकिन आगे कुछ और बोल पाता। इसी समय वही 5th क्लास मैजिशियन बीच में टोकते हुए बोलता है, बहुत हो गया, दोबारा से मुंह खोलने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे जीभ को खींच के बाहर निकाल दूंगा। इतना बोलने के साथ ही अभी एक 5th क्लास मैजिशियन कैरेज से उतरता है और इसके साथ ही रोडिन से बोलने लगता है, क्या तुम्हें पता है आखिरकार तुमने किसके कैरेज को रोके हो? तो यार देखो गाइस, इस मैजिशियन को मैं तब से तो लड़का ही समझ रहा था, लेकिन कंपनी ने जब मुझे इसका थाई दिखाया तभी पता चला कि ये लड़की है। तो इस मैजिशियन की बातों को सुनने के बाद रोडिन आगे से बोलने लगती है कि मेरा तुम्हारे मामले में दखल देने का कोई भी इरादा नहीं है, अगर तुम बोल नहीं सकते तो ठीक है, बस एक सिर हिला देना काफी होगा। इतना बोलने के साथ ही अभी रोडिन वो दोनों भाई बहन से पूछती है, क्या तुम सेली को जानते हो? क्या तुम दोनों उसकी करीब हो? सेली के बारे
बारे में रोडिन से इस सवाल को सुनने के बाद आगे से भाई बहुत ही ज्यादा रोते हुए रोडिन से बोलता है, हाँ हम लोग सेली को जानते हैं। अभी इतना सुनने के साथ ही रोडिन अपने हाथों से वो जो पिंजरा था उसे पूरी तरीके से तोड़ देता है। बेचारे पिंजरे के सामने और जो दोनों कैदी बैठे थे वो दोनों इस चीज के कारण बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अभी तो मैजिशियन और घोड़ागाड़ी वाला दोनों ही रोडिन की ऐसी वॉर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इन लोगों के मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसी वक्त रोडिन उन दोनों भाई बहन को कैरेज से नीचे आने के लिए बोलती है और इसके साथ ही मैजिशियन से भी बोलती है, मैं इन दोनों बच्चे को यहाँ से लेके जा रही हूँ। मैजिशियन की शक्ल आप लोग तो अभी देख ही सकते हो, एकदम साइको की तरह लग रहा होता है। देखते ही देखते मैजिशियन अभी अपने सामने मैजिक कास्ट करने लगता है और इसके साथ ही घोड़ा गाड़ी वाला से बोलती है कि तुम जल्दी से घोड़े को गाड़ी से अलग कर दो। मैजिशियन की इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को मैजिशियन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा इनॉर्मस और बाहर कर आते हुए दिखाया जाता है और इस वक्त हम लोग को ये भी पता चलता है कि ये जो मैजिशियन है ये एक 5th क्लास मैजिशियन तो है ही, ऊपर से इसका जो मेन एट्रीब्यूट है वो फायर है। तो अभी ये 5th क्लास मैजिशियन एक बड़ा सा सर्कल कास्ट करने के बाद बहुत सारे फायर गोला रोडिन की ओर भेज देता है। मैजिशियन बोलती है एम्बर ब्लास्ट और मैजिशियन की इतना बोलने के साथ ही रोडिन जिस जगह पे खड़ी थी उस जगह पे बहुत ही जोर जोर ब्लास्ट होते हुए दिखाया जाता है। कुछ देर बाद तो कैरेज को भी दिखाया जाता है जो कि इस वक्त पूरी तरीके से आग के लपेट में आ चुकी थी। अभी मैजिशियन एक साइको की तरह बोलने लगती है कि पहले तो वो चेक पॉइंट और ऊपर से अभी एक लड़की हाँ सेली सेली करते हुए आई है। आखिरकार ये लड़की है कौन? क्या ये कोई ड्यूक का डॉटर मोटर कुछ है? मैजिशियन अभी इतना बोल ही रही थी। इसी समय आग के अंदर से रोडिन मैजिशियन से बोलती है कि मैंने साफ साफ तुम्हें एक बार चांस दिया। रोडिन इतना बोलने के साथ ही अभी एक स्पाइक जैसा कुछ तैयार करके एकदम सीधा मैजिशियन की ओर भेज देती है और बोलती है तुम टेंशन मत लो, आज मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। रोडिन की ये जो अटैक है इसके कारण मैजिशियन का हाथ एक ही झटके में उड़ जाता है। मैजिशियन को घंटा भी कुछ समझ में नहीं आती कि आखिरकार उसके साथ अभी अभी हुआ क्या। लेकिन इस वक्त मैजिशियन को जैसे ही इस बात की महसूस होती है कि उसका हाथ तो है ही नहीं, वो तुरंत ही अपने उसी हाथ को पकड़ के जमीन के ऊपर घुटनों पे आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि मेरा हाथ ये तो बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। अभी तो घोड़ा गाड़ी वाला भी मैजिशियन की हालत को देखने के बाद दौड़ के उसके पास आने लगता है। दूसरी ओर रोडिन अभी वो दोनों भाई बहन को लेके यहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि चलो पहले तुम लोग को कुछ ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। रोडिन की इस बात को सुनने के बाद और इस तरीके से मदद करते हुए देखने के बाद आगे से दोनों रोडिन से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। आगे से रोडिन अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलती है मैं सेली की बड़ी बहन हूँ। इतना बोलने के साथ ही रोडिन इस वक्त अपना जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है उसे भी ओपन करने लगता है यहाँ से जाने के लिए। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। रोडिन को एलियाना के क्लिनिक के दरवाजे को बहुत ही जोर से लात मार के ओपन करता हुआ दिखाई जाती है। इस सीन के साथ सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को रोडिन एंड एलिसन का जो घर है वहाँ के सीन को दिखाया जाता है। रोडिन अभी वापस आने के बाद सेली से पूछने लगती है क्या तुम अभी ठीक हो? सेली आगे से बोलती है हाँ अभी मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। सेली की इस बात को सुनने के बाद आगे से रोडिन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए और तो और अपनी नाक को लंबी करते हुए बोलने लगती है तुम्हारे लिए एक खुश खबरी है, मैंने दोनों भाई और बहन को ढूंढा जो दोनों तुम्हें जानते हैं। रोडिन की बातों को सुनने के बाद आगे से सेली पूछती है क्या उन दोनों का नाम मेलबी और मेली है? सेलिया की इस बात को सुनने के बाद अभी रोडिन पूरी तरीके से चौंक जाती है। सेली से पूछने लगती है क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गई? तो इस समय सेली दौड़ के जाके रोडिन को गले से पकड़ लेती है एंड मेली और मेलबी को ढूंढने के लिए थैंक यू बोलती है। सेली अभी ये भी बताती है कि मेली और मेलबी ये दोनों इसका सिबलिंग्स है। सेली की बातों को सुनने के बाद रोडिन को थोड़ा रिलीफ फील होती है। अभी तो एलिसन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए रोडिन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम मेली और मेलबी मतलब सेली के सिबलिंग से कैसे मिले? रोडिन बोलती है वे दोनों प्रिजनर ट्रांसपोर्ट कैरेज के अंदर थे जहाँ पे मेलबी बहुत ही ज्यादा जख्मी थे तो इसी कारण में उन्हें एलियाना के पास भेज दिया। रोडिन की इस बात को सुनने के बाद अभी सेली बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और बोलने लगती है जब तक वे दोनों सेफ है तब तक ठीक है। तो रोडिन बोलती है चलो हम लोग जल्दी से सो जाते हैं, कल सुबह जाके उनसे मिलेंगे। देखते ही देखते इस वक्त हम लोग को एलिसन, रोडिन और इसके साथी सेली को एक साथ सोते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पे एलिसन एंड रोडिन सो तो गए थे लेकिन सेली अभी भी जागी हुई थी। सेली इस वक्त अपने मन में बोलने लगती है कि भगवान का शुक्र है, सच में बहुत बड़ा सुकून मिला कि मेली और मेलबी दोनों अभी भी जिंदा है। सेली इस वक्त एलिसन और रोडिन के हाथ को पकड़ते हुए अपने मन में उसी पल के बारे में सोचने लगती है जब वो पहली बार रोडिन से मिली थी और जहाँ पे रोडिन उसको अपने साथ आने भी दी थी। रेस्टोरेंट के अंदर उसे अच्छे तरीके से ट्रीट दिया, खाने के लिए अच्छे अच्छे डिलीशियस खाना जैसे कि पैनकेक भी दिया। अभी एलिसन एंड रोडिन के साथ बिताई हुई इन सभी पलों को याद करने के बाद सेली फुट फुट के रोने लगती है और देखते ही देखते हिप्रिन फ्लावर की बिखरी हुई पंखुड़ी के साथ सीन चेंज हो जाता है।
अगले दिन मॉर्निंग एलिसन अभी जैसे ही नींद से उठता है तो वो देखता है कि सेली वो तो यहाँ पे है ही नहीं। एलिसन अभी रूरिन को उठाने लगता है। रूरिन अभी उठने के बाद सामने की ओर सेली को ना देखने के कारण पूछने लगती है, सेली वो कहाँ है? एलिसन बोलता है, मुझे नहीं पता, और वैसे भी उसके उठने की कोई भी आवाज नहीं मिली मुझे। तो रूरिन भी बोलती है, हाँ तुमने एकदम सही बोले, मुझे भी तो कुछ सुनाई नहीं दी। तो इस समय एलिसन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है शायद से वो अपने सिबलिंग्स को देखने के लिए एलियाना के क्लिनिक पर गई है, लेकिन उसे तो एलियाना के क्लिनिक के बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार वो क्लिनिक कहाँ पे है। एलिसन की इन सभी बातों को सुनने के बाद इस समय रूरिन अपने कपड़े को पहनते हुए बोलती है, वैसे बातों बातों में कल मैंने जो सुना उसमें कुछ अजीब सा था। रूरिन की इतना बोलने के साथ ही अभी सीन चेंज हो जाता है। एलियाना के क्लिनिक को दिखाया जाता है और इसी जगह पे इस समय एलिसन एंड रूरिन आ गए होते हैं। वे दोनों को यहाँ पे देखने के बाद इस समय एलियाना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इस समय जो सेलिन है वो गुस्से के साथ बोलने लगती है कि क्या तुम लोग दरवाजे को आराम से ओपन नहीं कर सकते? एलियाना अभी एलिसन एंड रूरिन से बोलने लगती है, तुम दोनों एकदम परफेक्ट टाइम पर आए हो, इन दोनों जख्मियों का ट्रीटमेंट अभी बस खत्म ही हुआ। और एलियाना की इतना बोलने के साथ ही ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है।